हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट स्टडी क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आपके चैनल पर ग्रामर की इंपॉर्टेंट सीरीज चलाई जा रही थी, जिसमें से ये आपका डे 2 वीडियो है। ठीक है, डे 1 वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो वो वीडियो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, डे 1 वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको उसको देखना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, उसमें कुछ मैंने बेसिक चीजों का एक्सप्लेन किया है जो कि आपको जानना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो डे 1 वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि सेंटेंस किसे कहते हैं, सेंटेंस के कितने भाग होते हैं, सब्जेक्ट किसे कहते हैं, प्रेडिकेट किसे कहते हैं, तो ये सब मैंने उस वीडियो में आपको बताया था। ठीक है, तो वो वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो उस वीडियो को आपको देखना बहुत ही जरूरी है। तो जाइए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और डे 1 वीडियो को पहले देखिए, उसके बाद डे 2 वीडियो को देखना आप स्टार्ट करिए। ठीक है, तो ये आपका डे 2 वीडियो है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि टेंस किसे कहते हैं, टेंस कितने प्रकार के होते हैं, टेंस के क्या रोल होते हैं। काफी बच्चे टेंस से बहुत घबराते हैं, आखिर ये टेंस होता क्या है, टेंस है या टेंशन है। काफी लोग बहुत डरते हैं, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। बहुत ही आसान तरीके से आपको इस वीडियो में समझाने वाले हैं, बहुत ही आसान ट्रिक और टिप्स के साथ। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। स्टूडेंट, अगर आप चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आप ही का फायदा होगा। फायदा क्या होगा, जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि आखिर टेंस है क्या। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि टेंस किसे कहते हैं, आखिर टेंस के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, टेंस के क्या रूल होते हैं। इससे पहले जो मैंने आपको बताया था सेंटेंस किसे कहते हैं। ठीक है, तो जो बेसिक चीजें थी मैंने पहले ही आपको बता दिए हैं। ठीक है, कुछ बेसिक चीजें जो है इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं और इस वीडियो के लास्ट में कुछ हम आपको इम्पोर्टेंट चीजें बताएंगे जो कि आपको सेंटेंस ट्रांसलेट करने में बहुत ही आसानी होगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम सबसे पहले देख लेते हैं टेंस किसे कहते हैं। ठीक है, पहले मैं आपको एक समरी की तरह डेमो देती हूँ, दिखाती हूँ समरी की तरह, यहाँ पे एग्जाम्पल की तरह समझाती हूँ। उसके बाद मैं आपकी कॉपी पे लिख करके दिखाऊंगी क्या रूल है, क्या किस तरीके से उसको ट्रांसलेट किया जाता है, मतलब क्या उसके हेल्पिंग वर्ब होती हैं। तो उन सब चीजों को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले आप यहाँ पे फोकस करिए, शांति से कहीं बैठ जाइए कॉपी और पेन लेकर के। ठीक है, बिना कॉपी पेन के आप लोग मत बैठिएगा। ये वीडियो बनाने में स्टूडेंट्स बहुत मेहनत लगती है, तो आप लोग भी मेहनत जरूर किया करिए। बिना मेहनत के कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो बिना मेहनत के कुछ होगा ही नहीं। तो आपको कॉपी पेन लेके बैठना है, जो चीजें मैं बताती हूँ उसको आपको लिखते हुए चलना है और जो मैं बोलती हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, क्योंकि जो मैं बोल रही हूँ और जो लिख रही हूँ वे दोनों के दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको सुनना भी है और देखना भी है। ठीक है, तो दोनों चीजों पर गौर करिएगा। तो चलिए अब हम देख लेते हैं टेंस मतलब क्या होता है। ठीक है, टेंस को हम हिंदी में क्या कहते हैं, तो टेंस को हिंदी में हम काल कहते हैं। ठीक है, और टेंस जो होते हैं वो आपके 3 प्रकार के होते हैं। टेंस को अगर हम और आसान शब्दों में बात करें तो इसको हम समय भी कह सकते हैं। ठीक है, या फिर अवधि कह सकते हैं। तो बहुत ही आसान शब्दों से ही है। और देखिए मैं आपको बहुत ही आसान ट्रिक बताने वाली हूँ टेंस को, ठीक है, समझने के लिए। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए टेंस जो होते हैं आपके 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है, पहला होता है आपका प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक है, तो पहले इस ट्रिक से समझिए। जैसे कि समझिए ये टेंस जो है ये है दादाजी। कौन है, ये दादाजी हैं और इनके 3 पुत्र हैं, यानी कि 3 बेटे हैं। ठीक है, दादाजी के 3 बेटे हैं। कौन कौन से हैं, एक है प्रेजेंट, ठीक है, एक है प्रेजेंट टेंस। ठीक है, दादाजी के 3 बेटे हैं, तीनों बेटे का क्या नाम है, प्रेजेंट टेंस। और दूसरे बेटे का नाम क्या है, दूसरे बेटे का नाम है पास्ट टेंस। ठीक है, दूसरे बेटे का नाम है पास्ट टेंस। एंड तीसरे बेटे का क्या नाम है, तीसरे बेटे का नाम है फ्यूचर टेंस। ठीक है, इसकी मीनिंग थोड़ी सी अलग है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया दादाजी के कितने बेटे, दादाजी के 3 बेटे। इनका क्या क्या नाम है, इनका प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ठीक है, अगर हम हिंदी में बात करें तो इसको हम कहते हैं वर्तमान काल। ठीक है, इसको हम हिंदी में अगर हम बात करें तो इसको हम कहते हैं वर्तमान काल। और अगर हम इसकी बात करें पास्ट टेंस को अगर हिंदी में हम बोले तो इसको हम बोलते हैं भूतकाल। ठीक है,
तो बहुत ही आसान तरीके से हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और इसकी बात करें तो इसको हम भविष्यकाल बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया भविष्यकाल। तो दादाजी के 3 बेटे, तीनों बेटे का क्या नाम है? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, ठीक है। अब देखिए बहुत ही आसान ट्रिक है ये। अभी तक आपने जाना कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। मतलब टेंस यानी कि दादाजी के कितने बेटे हैं, अभी तक आपने ये जाना, ठीक है। तो अभी तक ये आपने ये जान लिया। अब ये जानिए कि दादाजी के जो 3 बेटे हैं इनके भी कुछ बेटे हैं, ठीक है। तो इनके कितने बेटे हैं? इनके 4 बेटे हैं। इनके 4 बेटे कौन कौन से हैं? देखिए, इनका पहले बेटे का नाम है इंडिफिनिट टेंस, ठीक है। पहले बेटे का नाम इनका इंडिफिनिट टेंस है। और दूसरे बेटे का क्या नाम है? दूसरे बेटे का नाम है कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस टेंस। और थर्ड बेटे का क्या नाम है? परफेक्ट टेंस। एंड फोर्थ बेटे का क्या नाम है? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। परफेक्ट कंटिन्यूअस, सॉरी ये यू है, टेंस, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 4 बेटे दिए गए हैं, ठीक है। 4 बेटे हैं इनके। अब ये जो 4 बेटे हैं ना, ये 4 तीनों लोगों के 4 बेटे हैं, ठीक है। कैसे? देखिए, इंडिफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो ये जो 4 बेटे हैं, ये 4 बेटे तीनों लोगों के हैं, ठीक है। मतलब इनके भी 4 बेटे हैं, इनके भी 4 बेटे हैं और इनके भी 4 बेटे हैं, ठीक है। तो मतलब चारों बेटे का नाम तो सेम है, बट क्या है, इनका नाम जो है इनसे जुड़ा हुआ है। जैसे आपके पापा का नाम आपके नाम से जुड़ा होता है, सेम वही कंडीशन यहाँ पे भी है। जैसे आपके पापा का नाम है अरुण नायक और आपका नाम है शिवम, तो आपका पूरा नाम क्या हो जाएगा? शिवम अरुण नायक, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आपके पापा का नाम आपसे जुड़ा हुआ है। तो इसी तरीके से इसमें भी अगर हम देखें तो इसमें अगर हम देखें प्रेजेंट को, तो ये हो जाएगा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, ठीक है। और ये हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और ये हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और ये हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद करने में भी बहुत ही आसानी होगी। तो सेम इसी प्रकार से इनका भी नाम इनसे जुड़ा हुआ है। तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस, ठीक है, और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो इस प्रकार से इनके भी नाम इनसे जुड़े हुए हैं और सेम वही कंडीशन यहाँ भी है, इसका भी नाम इससे जुड़ा हुआ है। तो फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो ये चारों के चारों कहाँ जुड़े हुए हैं? इस नाम से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इनके 4 बेटे हो गए और इनके 4 बेटे हो गए और इनके 4 बेटे हो गए। तो इस प्रकार से आपके 12 बेटे हो गए, यानी कि 12 टेंस हो गए, ठीक है। तो आपको इन 3 टेंसों से 12 टेंस बनते हैं, तो वो आपको पढ़ने होंगे, ठीक है। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको 12 टेंस बताने वाली हूँ। आपको थोड़ी सी भी टेंशन नहीं लेना है, मैं बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगी। आपको लगेगा कि ये 12 टेंस है या बाएं हाथ का खेल है। तो बहुत ही शानदार ट्रिक मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपके यहाँ पर 4 टेंस है, ठीक है। तो चारों टेंस में आपको कौन कौन से सेंटेंस देखने के लिए मिलेंगे, यानी कि कौन कौन से वाक्य देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि वाक्य का जानना भी आपको बहुत जरूरी है। मैंने आपको सेंटेंस पहले ही बता दिया है कि सेंटेंस कहते किसे हैं, ठीक है। टेंस किसे कहते हैं मैंने पहले ही आपको इस बता दिया है फर्स्ट वीडियो में। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो वो वीडियो आपको देखना ही बहुत ही जरूरी है, तो उसको वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आपने देख लिया है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो चलिए अब हम इसको देखते हैं। जैसे कि आप देख लेते हैं कि सेंटेंस जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है।
अब देखिए कौन कौन से होते हैं आपके, देखिए यहाँ पे समझिए पहले कौन कौन से होते हैं। एक होता है असर्टिव सेंटेंस या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम साधारण वाक्य कहते हैं, ठीक है। दूसरा क्या होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। और तीसरा होता है इंपरेटिव सेंटेंस, जिसे हम आदेशात्मक वाक्य कहते हैं। और चौथा होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसे हम विस्मय बोधक वाक्य कहते हैं, ठीक है। तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आपको आसान तरीके से हम बताएंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं, देखिए असर्टिव, इसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हम लिखेंगे इसको हम हिंदी में कहते हैं साधारण वाक्य, ठीक है। तो ये हो गया आपका असर्टिव सेंटेंस यानी कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस आपको देखने को मिले तो आपको घबराना नहीं है, ये दोनों एक ही होते हैं, ठीक है। अभी हम आपको बताएंगे इसके अंतर्गत कौन कौन से सेंटेंस आते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे ध्यान दीजिए, दूसरा क्या होता है, दूसरा आपका होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो दूसरा कौन सा होता है इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, ठीक है। प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। तो इसको हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपने जाना। अब यहाँ पर देखिए तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंपरेटिव सेंटेंस जो होता है मैं आपको भी बता रही हूँ, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि ये क्या होता है, मैडम समझ में ही नहीं आ रहा है। तो अभी आपको पेशेंस के साथ धैर्य बनाना होगा, ठीक है, क्योंकि बिना पेशेंस के आप कुछ भी नहीं सीख सकते हैं, पेशेंस होना जरूरी है। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, आगे चल के अभी आपको सारी चीजें समझ में आने वाली, ठीक है। तो इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, आदेशात्मक वाक्य, ठीक है। तो आदेशात्मक वाक्य कहते हैं, ठीक है। तो अभी आपको घबराना नहीं है बच्चे, अभी आपको बस समझना है, मैं सारी चीजों को आपको 1 बाय 1 करके समझाऊंगी, ठीक है। तो सब कुछ आपको आसान लगने लगेगा, ठीक है। तो चौथा क्या होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। तो चौथा होता है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसको हिंदी में हम कहते हैं विस्मय बोधक, ठीक है, विस्मय बोधक, विस्मय बोधक वाक्य, ठीक है। तो ये आपका हो गया विस्मय बोधक वाक्य। अभी तक मैंने जो आपको पढ़ाया, ठीक है, असर्टिव एंड डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इसको साधारण वाक्य बोलते हैं। इसके अंतर्गत 2 सेंटेंस आते हैं, कौन कौन से, एक आता है आपका अफर्मेटिव, दूसरा आता है नेगेटिव। अफर्मेटिव मतलब क्या होता है, अफर्मेटिव मतलब होता है आपका सकारात्मक वाक्य यानी कि स्वीकारात्मक वाक्य, ठीक है। और दूसरा क्या होता है नेगेटिव मतलब होता है नकारात्मक वाक्य, यानी कि जिस चीजों को हम नकारते हैं उसे हम नकारात्मक वाक्य कहते हैं। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से आएंगे, इसके अंतर्गत आएंगे अफर्मेटिव प्लस नेगेटिव, ठीक है, ये नेगेटिव है। तो इसके अंतर्गत 2 सेंटेंस आएंगे, एक आएगा अफर्मेटिव, दूसरा आएगा नेगेटिव, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है, अभी हम इस वीडियो में सब कुछ डिटेल में लिख के रखे हैं, ठीक है। तो घबराना बिल्कुल नहीं, मैं आपको समरी के तौर पे समझा रही हूँ, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, ये आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो ये आपके इसके अंतर्गत 2 सेंटेंसेस आते हैं, इसके अंतर्गत ये आप इंटरोगेटिव ही बस पढ़ेंगे, ठीक है। और ये आपका चौथा होता है, तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है इंपरेटिव सेंटेंस, चौथा होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो इस वीडियो में आपको मैं बताने वाली हूँ इन 2 सेंटेंसेस के बारे में, ठीक है, क्योंकि अभी आप तो शुरुआत कर रहे हैं, तो अभी जब शुरुआत कर रहे हैं तो मैं आपको हार्ड चीजें तो पढ़ाऊंगी नहीं, जो अभी जो इजी है मैं आपको वही पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो ये जो है ये अभी मैं आगे चल के आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। जैसे ये हमारी सीरीज कंप्लीट होते चलती है, जैसे ही मैं आपको बेसिक चीजें पढ़ाते हुए आगे बढ़ूंगी, ठीक है, तो जो हाई लेवल की चीजें हैं वो भी मैं आपको पढ़ा दूंगी, ठीक है। तो अभी हम जो है अभी हम शुरुआत से सीख रहे हैं, तो अभी हम असर्टिव सेंटेंस एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस पे ही बात करेंगे, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी और इंपरेटिव सेंटेंस को हम बाद
में देखेंगे, ठीक है। तो उसको अभी इन दोनों को छोड़ दीजिए, मैं बस आपको जानकारी के लिए बताई हूँ कि सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं। अगर आपको इसको डिटेल में जानना है कि असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इन सब के बारे में आपको डिटेल में जानना है तो आप नीचे हमें कमेंट करिएगा। इसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी जिसके बारे में आपको फुल नॉलेज हो जाएगी, ठीक है। जैसे ही आपको सारी चीजों का नॉलेज होते हुए चलेगा, आपके लिए इंग्लिश बिल्कुल हौवा हो जाएगा, ठीक है। तो डरना नहीं है इंग्लिश से, इंग्लिश को बस सीखना है। तो आई होप आपने ये समझ गया होगा कि सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। और ये भी मैंने आपको एक समरी के तौर पे समझा दिया। अब हम आइए पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। अब जो है बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अभी तक आपने ध्यान से देखा, लेकिन अब बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब मैंने सब चीजों को 1 बाय 1 लिख करके रखा है, तो बहुत ही आसान से मैं आपको समझाने वाली हूँ। देखिए, टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस 3 प्रकार के होते हैं। टेंस को हम हिंदी में काल कहते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि समय भी कहते हैं, ठीक है। समय कहते हैं, आसान शब्दों में अगर हम बात करें तो समय कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इनके टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। मैंने जो आपको ट्रिक बताया, अगर वैसे याद रखेंगे तो बहुत ही आसान ट्रिक है ये, ठीक है। दादाजी के 3 बेटे, तीनों बेटे का नाम प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, और उनके भी बेटे थे और उनका नाम सरनेम के तौर पर जुड़ा हुआ था, ठीक है। इस तरीके से अगर आप याद रखेंगे तो बहुत ही आसान ट्रिक है ये, ठीक है। तो देखिए, तो मैंने उस सरनेम के साथ भी लिख के रख रखा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। इस तरीके से आपको पास्ट में भी देखने को मिलेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा प्रेजेंट एंड पास्ट, और सेम वही होता है फ्यूचर में भी, ठीक है। तो फ्यूचर का क्या होता है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो ये आपकी 12 प्रकार के टेंस बन जाते हैं, ठीक है। तो इन्हीं को हम बहुत ही आसान तरीके से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स, ये जो मैं आपको बताते हुए चल रही हूँ, ये आपको सिर्फ वैसे ही देख के हवा में उड़ा नहीं देना है। आपको क्या करना है, आपको इसको अपने कॉपी में नोट करके आपको याद करना है, ठीक है, ताकि मैं वीडियो में आगे बढ़ती जाऊं। पीछे वाली चीजें भूलनी नहीं है आपको, पीछे वाली चीजों को आपको रिवाइज करते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो आपने अभी जान लिया 12 प्रकार के होते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, इन चारों को मिलाकर निम्नलिखित 12 प्रकार के टेंस बन जाते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन चारों को मिलाकर के 12 प्रकार के टेंस बन जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इन सभी टेंस में 2 प्रकार के टेंस मिलेंगे, मतलब ये जितने भी सेंटेंस, मतलब ये जितने भी टेंस है ना, इन सभी में आपको 2 प्रकार के सेंटेंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। मैंने अभी 4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं मैंने आपको बताया, लेकिन मैं आपको अभी 2 प्रकार के सेंटेंस को यूज करके इसमें दिखाऊंगी, ठीक है। आपको अभी बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है कि मैम क्या पढ़ा रही हैं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या होते हैं ये सेंटेंसेस, असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, अफर्मेटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो बच्चे एक बात ध्यान दीजिए, शुरू में कुछ भी समझ में नहीं आता है, ठीक है। बस आपको क्या करना है, कंटिन्यू वीडियो को देखना है, ठीक है। चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेंगी। बिना पेशेंस के आप इंग्लिश नहीं सीख सकते, ठीक है। तो मैं आपको जो जो चीजें बता रही हूँ ना स्टूडेंट्स, ये आपकी इंग्लिश में बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं, तो इन्हें आपको तैयार करना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, असर्टिव सेंटेंस, ठीक है, इसको हम साधारण वाक्य कहते हैं। इसमें कौन कौन से सेंटेंस आएंगे, इसमें आएंगे आपके अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक वाक्य, और आएंगे नेगेटिव यानी कि नकारात्मक वाक्य, ठीक है। तो इसमें 2 प्रकार के आपको सेंटेंसेस देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। और आपको दूसरा क्या मिलेगा, एक दूसरा मिलेगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है, जिसमें आपको मिलेंगे कि जिसमें प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कि हम कहेंगे, क्या तुम स्कूल जाते हो, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो, क्या तुम्हें इंग्लिश आती है, ठीक है। तो इस प्रकार के आपको सेंटेंस देखने के लिए मिलेंगे। और इसमें जो है असर्टिव सेंटेंस जो है, इसी साधारण वाक्य जो है, इसमें आपको अफर्मेटिव और नेगेटिव, ठीक है। अफर्मेटिव में जैसे कि हम कह दें कि मैं पढ़ाई करती हूँ, ठीक है, मैं स्कूल जाती हूँ, मैं खाना खाती हूँ, ठीक है, इस तरीके से ये अफर्मेटिव हो गया। एंड नेगेटिव किसे कहेंगे, नेगेटिव कहेंगे जैसे कि मैं खाना नहीं खाती हूँ, मैं पढ़ाई नहीं करती हूँ, ठीक है। तो जिस चीजों को आप स्वीकार कर रहे हैं उसे अफर्मेटिव, जिस चीजों को आप नकार रहे हैं उसे नेगेटिव, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझा रही हूँ बच्चे, तो समझने की कोशिश जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो अब हम जानेंगे 1 बाय 1, ठीक है,
कुछ वीडियो आपको मिलेंगी, 10-12 वीडियो में मैं आपको ये कंप्लीट करा दूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम देखेंगे कौन कौन से सेंटेंस आते हैं। ठीक है, तो दो ही आएंगे, जैसे कि असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव। ठीक है, तो चलिए अब हम देख लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के क्या है फॉर्मूले, क्या है रूल, किस तरीके से हम पहचाने कि यही है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और किस तरीके से हम इसका अनुवाद करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस देखिए, मैंने बहुत ही अच्छे से पहचानने की विधि भी लिख रखी है। ठीक है, किस तरीके से आपको इसको ट्रांसलेट करना है, इसकी सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, सब कुछ मैंने डिटेल में लिख रखा है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ठीक है, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप वीडियो को कंटिन्यू देखिए, मेरे साथ तैयारी करिए, आपकी इंग्लिश स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं, कैसे आप पहचानेंगे कि यही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जैसे कि आप देखिए, जिस वाक्य के अंत में, ठीक है, ता है, ती है, ते हैं, ती हूं, ता हूं, ते हो आदि शब्द आते हैं, उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है, कि मैं खाना खाती हूँ, ठीक है, मैं पढ़ने जाती हूँ, मैं गाना गाती हूँ। तो लास्ट में आपको ती मिल रहा है ना, ती हूँ, खाना खाती हूँ। ठीक है, तो ये आपको मिल रहा है ना, ता है, ती है। तो इस प्रकार से जो है आपको सेंटेंस यानी कि वाक्य देखने को मिले तो आप तुरंत समझ जाइए कि वो कौन से सेंटेंसेस है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंसेस हैं। ठीक है, और आप समझ जाएंगे तुरंत। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है, इसकी जो सहायक क्रिया होती है, अगर आपको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती है तो मैं हिंदी में भी बता रही हूँ, अगर आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है तो मैं इंग्लिश में भी बता रही हूँ, तो आप लोग समझने की कोशिश जरूर करिएगा। ठीक है, तो इसकी सहायक क्रिया होती है यानी कि हेल्पिंग वर्ब होता है डू एंड डज। ठीक है, डू और डज होता है। तो देखिए, अब हम डू का यूज कहाँ पे करेंगे और डज का यूज कहाँ पे करेंगे, ये भी जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए हम आपको बताते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का प्रयोग करेंगे, ठीक है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम डू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट किसे कहते हैं ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। अगर आप पहली वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जाके तुरंत देखिए, अगर देख लिए होंगे तब तो समझ में आपको आ ही रहा होगा। ठीक है, और सिंगुलर और प्लूरल क्या होते हैं वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं आपको। ठीक है, तो अभी तक आपने जाना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते कैसे हैं, आप पहचानेंगे कैसे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो आपने ये जान लिया जिस वाक्य के अंत में ती आए, ठीक है, ती है, ते हैं, ती हूं, तो इस तरीके से आए तो आप समझ जाएंगे। ठीक है, अब आप देख लीजिए इसमें कौन कौन से सेंटेंस आते हैं। ठीक है, किस प्रकार के सेंटेंस आएंगे। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में किस प्रकार के सेंटेंस आएंगे, इंग्लिश का पूरा निचोड़ सिखा दूंगी मैं। आप इंग्लिश में बिल्कुल जीरो से हीरो बना दूंगी, घबराने की जरूरत नहीं है, बस तैयारी करते रहिए मेरे साथ। ठीक है, तो देखिए इसमें आते हैं, पहला आएगा अफर्मेटिव सेंटेंस। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया वीडियो में कि असर्टिव सेंटेंस में दो प्रकार के सेंटेंस आते हैं, एक आता है अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा आता है नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो मैं बातें जितनी भी बोलती हूँ उन पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो असर्टिव सेंटेंस यानी कि इसको हम सकारात्मक वाक्य या फिर स्वीकारात्मक वाक्य भी कहते हैं, मतलब जिस चीज को हम मानते हैं। ठीक है, और जिस चीज को हम नकार देते हैं वो नकारात्मक वाक्य हो जाता है। तो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस के क्या रूल है, अगर आपको ऐसे वाक्य मिले तो कैसे आप इन्हें ट्रांसलेट करेंगे ये जान लीजिए। ठीक है, स्टूडेंट्स, ये बताने का सिंपल सा फंडा यही था कि आप पहचानेंगे इससे कि ये कौन से टेंस हैं। ठीक है, तो ये पहचानने की विधि है। अब आपको जो है सेंटेंस किस प्रकार के मिलेंगे यानी कि वाक्य किस प्रकार के मिलेंगे ये भी तो देखिए। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको इसी प्रकार के सेंटेंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अफर्मेटिव देखने को मिलेंगे यानी कि सकारात्मक वाक्य देखने को मिलेंगे। तो आप इन्हें ट्रांसलेट कैसे करेंगे ये ध्यान दीजिए। देखिए, ऐसे वाक्य का अनुवाद करते समय सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब डू डज नहीं लगाते हैं। मतलब अगर आपको अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक या स्वीकारात्मक सेंटेंस मिल रहे हैं, ठीक है, वाक्य मिल रहे हैं, तो आपको वहां पे सहायक क्रिया नहीं लगाना है यानी कि हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना है, डू और डज नहीं लगाना है। ठीक है, डू और डज कहाँ पर लगाना है वो हम आपको बताएंगे वीडियो में। ठीक है, तो बने रहिएगा। तो देखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यानी कि एक वचनकर्ता के साथ, ठीक है, एक वचनकर्ता के साथ क्रिया यानी कि वर्ब में यस या यस जोड़ देते हैं। ठीक है,
क्रिया में क्या जोड़ेंगे, यस या यस जोड़ेंगे। किसमें जोड़ेंगे, क्रिया में, क्रिया में जोड़ेंगे। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्रिया में क्या जोड़ेंगे, यस या यस जोड़ देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्रिया, ठीक है, क्रिया में यानी कि वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यस या यस जुड़ेगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसे है वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल सब्जेक्ट कहते किसे हैं वो हम बताएंगे आपको, ठीक है। तो घबराने की जरूरत है ही नहीं, बिल्कुल, ठीक है। तो आइए अब हम इसके रूल क्या है वो भी समझ लेते हैं कि किस तरीके से आपको इसको ट्रांसलेट करना है। तो सबसे पहले आपको लिखना है कर्ता। हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने लिख रखा है, तो टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं आपको, ठीक है। तो देखिए कर्ता किसे, सबसे पहले हम लिखेंगे कर्ता। जैसे ही आपको वाक्य दिख रहा है तो उसको ट्रांसलेट करने की ये विधि यानी कि रूल है, ठीक है। तो देखिए, तो हम पहले लिखेंगे कर्ता, उसके बाद लिखेंगे हम मुख्य क्रिया, ठीक है। जितनी जो भी उसमें मुख्य क्रिया रहेगी वो आपको लिखना है, ठीक है। और क्रिया में आपको यस या यस जोड़ना है, किसके अनुसार, कर्ता के अनुसार। अगर कर्ता एक वचन है तो क्रिया में यस या यस जुटेगा, और कर्ता एक वचन नहीं है तो क्रिया में यस या यस नहीं जुटेगा, ठीक है। और उसके बाद हमें कर्म लिखना है, फिर अन्य बाकी चीज लिखना है। आप सेंटेंस में कैसे जानेंगे कि मुख्य क्रिया कौन सी है, कर्ता कौन सा है, सब इस वीडियो में हम बताएंगे, ठीक है। तो घबराने की जरूरत है या नहीं है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे देखिए मैंने इंग्लिश में भी लिख रखा है, तो इंग्लिश में भी समझा देती हूँ मैं। देखिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है। कर्ता को ही हम सब्जेक्ट कहते हैं, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। उसके बाद हम मेन वर्ब लिखेंगे, ये मैंने वन लिख रखा है, तो अभी मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। और इसके बाद वर्ब, मेन वर्ब में यस या यस जोड़ेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। सिंगुलर है तो यस या यस, प्लूरल है तो यस या यस नहीं जुटेगा, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे। V1 मैंने क्या लिख रखा है, V1 मैंने इसलिए लिख रखा है कि इसमें आपका फर्स्ट फॉर्म आएगा, यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। वर्ब का 3 फॉर्म होता है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो वर्ब के आपके थर्ड फॉर्म होते हैं, सेकंड फॉर्म होते हैं एंड फर्स्ट फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो क्या होते हैं सबसे पहले वो देख लीजिए आप। चलिए मैं थोड़ा सा आपको एक आसान तरीके से बताने का प्रयास करती हूँ कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म होते क्या है। देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जैसे कि गो मतलब होता है जाना, ठीक है। तो गो का फर्स्ट फॉर्म होता है गो, एंड सेकंड फॉर्म क्या होता है वेंट, एंड थर्ड फॉर्म क्या होता है गॉन, ठीक है। तो मतलब तो एक ही है, लेकिन इसकी स्थिति जब बदल रही है तो इसका देखिए मीनिंग चेंज हो रहा है। मतलब एक ही है, फर्स्ट फॉर्म में गो लिखेंगे, सेकंड फॉर्म में वेंट लिखेंगे, थर्ड फॉर्म में गॉन लिखेंगे, ठीक है। तो ये अलग अलग सेंटेंसेस में अलग अलग फॉर्म यूज होते हैं। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपके फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, तो अगर हम लिखेंगे कि वह जाता है तो हम वहां पर गो का ही यूज करेंगे, ठीक है। ये सेकंड फॉर्म का यूज हम पास्ट में करते हैं, ठीक है। तो ये सब हम आपको इस वीडियो में बहुत ही एक्सप्लेन तरीके से बता रहे हैं, तो समझने का प्रयास जरूर करिएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये है प्ले, प्लेड, प्लेड, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे ईडी वो जुटा हुआ है और यहाँ पे पूरी की पूरी मीनिंग ही चेंज हो गई है, ठीक है। तो ये दोनों का मतलब तो एक ही है, लेकिन थोड़ी सी मीनिंग चेंज हो गई है, ठीक है। तो ये फॉर्म का तरीका है, ठीक है। तो ये आपको याद करने होंगे, ठीक है। तो वो मैं आपको बता दूंगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि मैं थोड़ा सा मैं आपको और बताऊं, ठीक है। ये फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तो ये आस्क मतलब पूछना होता है, ठीक है। तो इसका फर्स्ट में आस्क होगा, सेकंड में आस्क्ड हो जाएगा, ठीक है। आस्क्ड, ये आस्क्ड है, एंड थर्ड में हो जाएगा आस्क्ड, ठीक है। तो यहाँ पे ईडी जुट गया है, ठीक है। तो इसी प्रकार से अगर इसमें देखें तो ये हो जाएगा काल, काल्ड, काल्ड, इसमें भी ईडी जुट गया है। और इसी तरीके से अगर हम इसमें बात करें, ठीक है, इट, एट, ईटेन, ईट खाना, मतलब कुछ भी अगर आप खाते हैं, जैसे कि आप अनार खा रहे हैं तो उसका होता है ईट, एट, ईटेन, ठीक है। तो 3 प्रकार से ये होते हैं, तो आपको इन्हें याद करना होगा, ठीक है। इन सभी मीनिंग को आपको याद करना होगा, तभी आपको ये ट्रांसलेट करने आएगा। तो बच्चे आपको घबराना नहीं है, मैं फिर से कह रही हूँ, आपको घबराना नहीं है। सभी चीजें मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से प्रोवाइड कराऊंगी, तो सब कुछ आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी तक आपने जान लिया कि किस प्रकार से आपका फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म होता है, और आपने रूल भी जान लिए हैं कि किस प्रकार से आपको ट्रांसलेट करने हैं, ठीक है। तो बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको ये सब रूल बता दिए हैं। अब चलिए हम चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ से, मैं आपको ट्रांसलेट करके दिखाती हूँ किस प्रकार से आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है वह पढ़ता है, ठीक है। तो वह पढ़ता है, तो इसमें सबसे पहले आपको ध्यान किस पर देना है
कि ये कौन सा टेंस है, ये तो टेंस कौन सा है। तो मैंने क्या आपको बताया, मतलब मैंने आपको क्या बताया कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस होते हैं, ठीक है। और देखिए इसमें कहा क्या जा रहा है कि वह पढ़ता है, तो ये क्या हो गया, ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अगर इसमें लिखा रहता है कि वह नहीं पढ़ता है तो वो नेगेटिव सेंटेंस होता, ठीक है। तो ये इसमें पढ़ रहा है तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में मैंने क्या यूज करने के लिए आपको बताया था, क्रिया में यस या यस यानी कि वर्ब में यस या यस जुड़ेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको इसको ट्रांसलेट करने के लिए आपको जानना है कि इसमें सब्जेक्ट कौन से हैं। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए मैंने रूल क्या दिखाए थे, आपको रूल क्या बताया था। तो चलिए हम रूल को पहले एक बार नजर मारते हैं। तो देखिए ये आपके रूल हैं, पहले सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद यस या यस जोड़ेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। और हिंदी वाले हैं आप तो देखिए कर्ता प्लस मुख्य क्रिया में यस या यस प्लस कर्म प्लस अन्य बाकी चीज, ठीक है। तो चलिए इसी प्रकार से हम ट्रांसलेट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम ढूंढेंगे कि सब्जेक्ट कहते किसे हैं, सब्जेक्ट कौन होता है, इसमें है कहाँ है सब्जेक्ट, कौन से कैसे ढूंढेंगे आप इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, ठीक है। देखिए वह पढ़ता है, मैंने आपको क्या बताया था फर्स्ट वीडियो में कि जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वो होता है आपका सब्जेक्ट। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि वह पढ़ता है, कौन पढ़ता है, तो वह पढ़ता है, तो वह हो गया आपका सब्जेक्ट, ठीक है। वह हो गया सब्जेक्ट, ठीक है। और बाकी इसमें बचा ही क्या है, इसमें बचा है पढ़ता है, तो ये आपका मेन वर्ब हो गया, ठीक है। तो देखिए यानी कि प्रेडिकेट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो इसमें आपको ये देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा रूल, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले देखिए क्या लिख रहा है, पहले सब्जेक्ट लिखा है तो हम सब्जेक्ट को लिखेंगे। तो वह को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में हम ही कहते हैं, ठीक है। अगर लड़की है तो यहाँ पे हम वह के लिए सी का प्रयोग करेंगे, अगर लड़का है तो वहां पे यहाँ पे हम वह के लिए ही का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो लड़की के लिए सी का प्रयोग करेंगे और लड़का के लिए हम ही का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इंग्लिश में होता है ये वह का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, वह पढ़ता है, तो वह पढ़ता का इंग्लिश क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यह लड़का है तो ही हो जाएगा। उसके बाद अब हमें देखिए क्या दिख रहा है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो इसमें आपको यही दिख रहा है मेन वर्ब, ठीक है। यही है क्रिया, वह क्या करता है, वह पढ़ता है, तो इसमें कर्म क्या किया जा रहा है, तो वह पढ़ाई कर रहा है, तो यही क्रिया हो जाएगी। तो मेन वर्ब क्रिया है। तो पढ़ना का इंग्लिश क्या होता है, पढ़ना का इंग्लिश होता है रीड, ठीक है। अगर इसको हम देखें फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म, तो ये तीनों होता है रीड, रेड, रेड, ठीक है। मीनिंग तो सेम है लेकिन प्रोनाउंसिएशन नेम अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट फॉर्म यानी कि रीड लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका रीड, ठीक है। तो यहाँ पर रीड लिख देंगे। अब यहाँ पर रूल में देखिए क्या दिख रहा है, रीड में आपको क्या जोड़ना है, यस या यस जोड़ना है। तो यहाँ पे हम क्या जोड़ेंगे, यहाँ पे हम यस जोड़ेंगे, ठीक है। अब कहेंगे मैम आपने यस क्यों जोड़ा, ईएस क्यों नहीं जोड़ा, तो इसका भी बच्चे कुछ फैक्ट है, तो ये भी आप समझ लीजिए। जैसे कि आपको अगर दिखाई दे वर्ड में, ठीक है, यानी कि ये जो आपका है रीड दिखाई दे रहा है ना, रीड, रीड के जो लास्ट वाला लेटर है ना, लास्ट वाला लेटर जो है वो आपको यस में मिले या फिर यस एच में मिले या फिर सी एच में मिले या फिर ओ में मिले या फिर एक्स में मिले, तो यहाँ पे आप ई एस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। वहां पे आप क्या करेंगे, ई एस का प्रयोग करेंगे। और आपको डी मिले, ए मिले, ठीक है, मतलब ए से जेड में अदरवाइज कोई मिले, इन सब को छोड़ के तो आपको यस का प्रयोग करना है, और इन सब में से मिले तो आपको ई एस का प्रयोग करना है, ठीक है। डाउट क्लियर हो गया, ठीक है। तो समझ गए ना आप कि मैंने यहाँ पे यस का प्रयोग क्यों किया, ठीक है। तो ई और एस क्यों इसमें जोड़ना था, क्योंकि ये एक वचन है। एक वचन कैसे आपने जाना, ठीक है, वो भी मैं आपको बताती हूँ, घबराइए नहीं। आप एक बात और जान लीजिए कि सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट किसे कहते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट किसे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, प्लूरल सब्जेक्ट और सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है, तभी तो आप यस या यस लगा पाएंगे, नहीं तो लगा ही नहीं पाएंगे, ठीक है। देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि एक वचन कर्ता किसे कहते हैं, तो जहां पे आपको ही मिले, सी मिले, इट मिले या फिर किसी का नाम मिले, ठीक है, तो वहां पे आप क्या करेंगे, यस या यस लगाएंगे, ठीक है। किसमें लगाएंगे, वर्ब में यानी कि क्रिया में लगाएंगे। अगर आपको सब्जेक्ट इन सब में से देखने को मिल रहा है, ठीक है, तो आप क्रिया में यस या यस लगाएंगे। और आपको सब्जेक्ट ये देखने को मिल रहा है यानी कि प्लूरल देखने के लिए मिल रहा है, आई, वी, यू, दे देखने के लिए मिल रहा है, तो आपको यहाँ पे यस या यस कुछ लगाना ही नहीं है, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, बहुत ही सिंपल से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब आइए हम आगे इन सबको ट्रांसलेट करके आपको समझा देते हैं।
जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, वह गाना गाती है, तो वह गाना गाती है, तो इसमें सब्जेक्ट कौन सा हो गया, ये ही हो गया सब्जेक्ट। और इसमें मेन वर्ब यानी कि क्रिया क्या हो गई, इसमें गाती, मतलब इसमें क्या कर रही है, तो इसमें गा रही है। तो जिसमें कोई क्रिया होती है, ठीक है, जिसमें कोई काम होता है उसको हम क्रिया कहते हैं, ठीक है। तो इसमें काम कर रही है, क्या कर रही है, ये गाना गा रही है, तो यही क्रिया हो गया, ठीक है। तो क्रिया हो गया ये, और ये आपका हो गया अदरवाइज, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सब्जेक्ट क्या है, वह है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, ये देखिए गाती है, यानी कि यहाँ पे हम सी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा सी। अब यहाँ पे देखिए आपको रूल दिख रहा है, ऊपर नीचे आपको रूल दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप प्लस करके आपको फिर आपको क्या लिखना है, आपको मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या है, ये आपको गाती है, तो कौन माने गाना होता है, तो सिंग मतलब गाना होता है, ठीक है। तो लिख देंगे हम सिंग होता है, ठीक है। तो ये सिंग हो जाएगा आपका गाना, सिंग मतलब गाना होता है, ठीक है। सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, तो ये यहाँ पे मैं दूसरा लिख देती हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा सिंग, ठीक है। अब यहाँ पे हम यस या यस जोड़ेंगे, तो हम यस जोड़ेंगे, मैंने आपको बता दिया कि यस या यस कहाँ जोड़ना है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए जी है, तो यहाँ पे यस हम जोड़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिख देंगे ए सॉन्ग, ठीक है। सॉन्ग मतलब गाना होता है, ठीक है। तो हम ए सॉन्ग लिख देंगे। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट का करेंगे, तो ये है रोशनी खाना पकाती है, तो रोशनी खाना पकाती है, सब्जेक्ट कौन है, रोशनी है, कौन पकाती है, खनवा, तो खनवा रोशनी पकाती है, तो रोशनी सब्जेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो बहुत ही आसान तरीके से हम आपको समझा रहे हैं, तो समझने का प्रयास जरूर करिएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे रोशनी, ठीक है। रोशनी क्या पकाती है, तो रोशनी खाना पकाती है, तो यही हो जाएगा मुख्य वर्ब, ठीक है, यानी कि मुख्य क्रिया यही है। तो मुख्य क्रिया यही है, तो इसको हम लिखेंगे, पकाने को इंग्लिश में हम कहते हैं कुक, ठीक है। तो ये सब मीनिंग आपको पता होनी चाहिए, तभी आप कर पाएंगे, ठीक है। इन सबको भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी, ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो कुक मतलब होता है खाना पकाना, और इसमें हम क्या जोड़ेंगे, ये एक वचन है, ठीक है। मैंने आपको बताया जब सब्जेक्ट आपका किसी नाम से आए, तो आप वहां जान जाइए कि वो कौन सा है, एक वचन है। तो यहाँ पे हम यस लगाएंगे, ठीक है, यस लगा देंगे। और खाना पकाती है, तो ये हो जाएगा, खाना को इंग्लिश में हम फूड कहते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। फुल स्टॉप जरूर लगाया करिए आप लोग, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लगाना है। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको क्या कहेंगे, सोहन झूठ बोलता है, सोहन झूठ बोलता है, तो सोहन सब्जेक्ट हो गया, और क्या बोलता है और क्या कर रहा है, इसमें बोल रहा है, तो बोलना ही क्या हो गया, क्रिया हो गया, कर्म हो गया। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, झूठ बोलता है, झूठ को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, लाई, ठीक है। तो सोहन लिखेंगे, सोहन, ठीक है, सोहन। ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है, सभी के सभी अफर्मेटिव सेंटेंस ही है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब सोहन सब्जेक्ट तो आपने लिख दिया, अब यहाँ पे आपको लिखना है मेन वर्ब। मेन वर्ब आपका बोलना है इसमें, ठीक है। इसमें क्या किया जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है, तो मेन वर्ब ये हो गया। तो बोलने को इंग्लिश में हम बोलते हैं स्पीक, ठीक है। तो लिखेंगे हम स्पीक, ठीक है, स्पीक हो गया। और इसमें हम एक यस जोड़ देंगे, क्योंकि ये एक वचन है, ठीक है। तो एक वचन हो गया, और इसमें हम लिख देंगे लाई, ठीक है। ये हो जाएगा, सोहन झूठ बोलता है, तो सोहन स्पीक लाई, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये ट्रांसलेट कर देना है। तो अभी तक आपने अफर्मेटिव सेंटेंस देखे, यानी कि एक वचन देखा, और अब हम यहाँ पे बहुवचन आ गए हैं। बहुवचन यानी कि यू आ गया है, तुम आ गया है, वे आ गया है, यानी कि दे आ गया है। तो जब यू, दे, वी, आई आए, तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं आपके बहुवचन, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट। तो प्लूरल सब्जेक्ट में यस या यस नहीं जोड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम लिख देंगे, आपका ये हो जाएगा यू गो, गो मतलब जाना होता है, ठीक है। इसमें तुम स्कूल जाते हो, तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया, और ये जाते हो को क्या लिखेंगे, हम गो लिखेंगे, ठीक है। और कहाँ जाता है, तो स्कूल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा टू स्कूल, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिखना है। इसमें गो में आपने देखा कि आपने यस या यस नहीं जोड़ा, ठीक है। तो आपने यस यस क्यों नहीं जोड़ा, क्योंकि ये बहुवचन यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट था, ठीक है। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम यस या यस नहीं जोड़ते हैं, ठीक है। ऐसे ही आप नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यानी कि ये अफर्मेटिव का लास्ट एग्जांपल है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे आप, ये देखिए, वे बाजार जाते हैं, तो कौन बाजार जाते हैं, तो वे बाजार जाते हैं, तो वे बाजार जाते हैं, तो यही इसका हो जाएगा ये सब्जेक्ट। तो इसको हम हिंदी में दे बोलते हैं, ठीक है। वे को इंग्लिश में हम दे बोलते हैं, और इसमें क्या हुआ जा रहा है, बाजार जा रहे हैं, तो जाते को इंग्लिश में हम गो लिखते हैं, ठीक है। और कहाँ जा रहे हैं, तो बाजार जाते हैं, तो टू बाजार, ठीक है। तो कहीं पे हम जाते हैं तो टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है।
तो इस तरीके से आप लिख देंगे। मैंने यहाँ पे यस या यस का प्रयोग नहीं किया क्योंकि ये बहुवचन था। तो आई होप आपने समझ लिया होगा कि किसे कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस और किस प्रकार से इसका ट्रांसलेट करते हैं। तो बहुत ही आसान तरीके से मैंने यहाँ पे आपको सिखा दिया, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने इसे समझ लिया होगा। तो चलिए अब हम देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। अभी तक आपने जाना कि अफर्मेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, अब आप जानेंगे कि नेगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, ठीक है। तो अफर्मेटिव तो आपने जान लिया, अब नेगेटिव जानिए। अफर्मेटिव में आपको जिसको स्वीकार किया जा रहा था वो अफर्मेटिव था, अब नकारात्मक, इसमें नकारा जाएगा तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जिस वाक्य में नहीं शब्द आते हैं उसे हम नकारात्मक वाक्य कहते हैं। तो जिस वाक्य में नहीं शब्द आएगा उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम नकारात्मक शब्द कहेंगे, ठीक है। ऐसे वाक्य का अनुवाद करते समय सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब डू और डज प्लस नॉट लगाते हैं, ठीक है। सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो डू, डज और फिर नॉट का हम प्रयोग करते हैं नकारात्मक वाक्यों में, ठीक है। तो इसका क्या रूल है यहाँ पे ये ध्यान दीजिए। अगर आप हिंदी वाले हैं तो ये देखिए कर्ता, ठीक है। सबसे पहले हम कर्ता लिखेंगे, उसके बाद सहायक क्रिया लिखेंगे डू या डज, ठीक है। फिर नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर मुख्य क्रिया का प्रयोग करेंगे, फिर अन्य बाकी चीज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसमें आपको यस या यस नहीं ध्यान देना होता है, ठीक है। इसमें आपको यस या यस का प्रयोग नहीं करना होता है, इसमें सिर्फ आपको डू और डज का प्रयोग करना होता है और नॉट का प्रयोग करना होता है, ठीक है। अगर आप इंग्लिश में समझे तो ये भी समझ सकते हैं। देखिए पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वही डू और डज, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज और प्लूरल के साथ डू, ठीक है। और उसके बाद आपको नॉट लिखना है, उसके बाद मेन वर्ब लिखना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदरवाइज, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका रूल हो गया। तो चलिए अब हम जल्दी से ट्रांसलेट करके आपको समझा देते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये क्या दिख रहा है, वह नहीं पढ़ता है। वो आगे जो आपके एग्जाम्पल्स थे, जो सेंटेंसेस मैंने लिए थे वही सेंटेंस ये भी है, बस ये इसमें नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है। वो स्वीकारात्मक थे, ये नकारात्मक है, ठीक है। उसमें स्वीकार किया जा रहा था, इसमें नकारा जा रहा है, ठीक है। तो ये आपके नकारात्मक सेंटेंसेस हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा आपका वह नहीं पढ़ता है। तो वह नहीं पढ़ता है तो कौन नहीं पढ़ता है, तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ही, ठीक है। यहाँ पे ऊपर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा हुआ है तो सब्जेक्ट लिखेंगे ही, उसके बाद आपको दिख रहा है हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब हम लगाएंगे, डू और डज होता है तो हम इसमें क्या लगाएंगे, इसमें हम डज लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट जो है वो एक वचन यानी कि सिंगुलर है, ठीक है। तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम यहाँ पे हम डज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका डज प्लस नॉट, ठीक है। उसके बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे, नॉट दिख रहा है आपको तो नॉट लिखेंगे। उसके बाद आपको क्या लिखना है, आपको मेन वर्ब दिख रहा है, उसका फर्स्ट फॉर्म लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिख देना है रीड, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका रीड। तो इस तरीके से ये आपका ट्रांसलेट हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको ट्रांसलेट करना है। ऐसे ही अगर हम सेकंड की बात करें तो सेकंड को आपको कैसे लिखना है, देखिए इसमें भी आपको सेम वही प्रोसेस करना है, ठीक है। मैं आपको 2-3 इसलिए करके दिखा रही हूँ ताकि आपका डाउट बिल्कुल भी क्लियर हो जाए, बिल्कुल भी आप में डाउट रहे ही ना, ठीक है। तो देखिए, वह गाना नहीं गाती है, वह गाना नहीं गाती है मतलब यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट कौन सा है, वह, ठीक है। तो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गाती है, लड़की है ना, तो लड़की के लिए हम सी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। लड़की के लिए हम ही का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट दिख रहा है पहले, उसके बाद क्या दिख रहा है, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब में हम क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब में हम लिखेंगे डज, ठीक है, क्योंकि एक वचन है, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसीलिए हम लिखेंगे डज प्लस नॉट लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे गाती, गाती का क्या होता है, इसको सिंग लिखते हैं, ठीक है, सिंग लिखते हैं, सिंग ए सॉन्ग। तो ये इस प्रकार से आपको इसका ट्रांसलेट करना है, ठीक है। तो ये आपने सीख लिया, आगे का हम देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा, रोशनी भोजन नहीं पकाती है, तो इसका हम क्या लिखेंगे, इसका लिखेंगे रोशनी, ठीक है। पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी कि डू और डज, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डज, क्योंकि एक वचन है, नाम दिया है तो एक वचन होगा, डज हो गया। उसके बाद आपको लिखना है क्या, उसके बाद आपको नॉट का प्रयोग करना है, ठीक है। नॉट के बाद उसके बाद आपको मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया पकाती है तो कौन मैंने पकाता होता है, तो कुक मतलब पकाना होता है, ठीक है। उसके बाद आपको लिख देना है फूड, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका इसका भी ट्रांसलेट हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम आगे देखें, ठीक है, वही सारे सेंटेंसेस हैं, ठीक है, बस मैंने आपको नकारात्मक तरीके से समझाने का प्रयास किया है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम सोहन, ठीक है, क्योंकि ये सब्जेक्ट है, ठीक है, नाम दिया है तो
तो सब्जेक्ट लिखेंगे और उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब यानी कि डज का प्रयोग करेंगे। अभी आप कहेंगे मैम सारा डज ही प्रयोग हो रहा है, डू का प्रयोग कहाँ होगा? तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, डू का भी प्रयोग होगा, ठीक है, तो घबराना नहीं है। तो यहाँ पे देखिए डज होगा, उसके बाद आपका नॉट का प्रयोग होगा, उसके बाद बोलता, तो स्पीक मतलब बोलना हो गया, ठीक है। तो मैंने आपको बहुत ही आसान से समझाया है, ठीक है, तो ये आपका लाई हो जाएगा, ठीक है। बोलने के बाद यहाँ पे जो बच रहा है उसको लाके उठा के रख दीजिए, ठीक है। तो आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो रहे होंगे। अगर कोई भी डाउट बच रहा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। बिल्कुल भी संकोच नहीं रखना है अपने मन में, जो भी डाउट्स हैं आप नीचे कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यू आ गया। यू क्या है? प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट है यू। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? लिखेंगे, ठीक है, यू लिखेंगे, ठीक है। ये आपका यू हो गया। उसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए, यू के बाद हम डू का प्रयोग करेंगे क्योंकि ये प्लूरल है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डू, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम लिखेंगे जाते, ठीक है, क्योंकि यही तो जा रहा है, यही तो क्रिया हो गई, तो यहाँ पे हम गो लिखेंगे। आप यहाँ पे देख रहे होंगे हम यस या यस का प्रयोग नहीं कर रहे हैं क्योंकि नकारात्मक में यस या यस का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा गो टू, सॉरी यहाँ पे नॉट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे नॉट का पहले प्रयोग होगा, जैसे ही हेल्पिंग वर्ब आपका कंप्लीट हो रहा है तो वहां पे नॉट का प्रयोग होगा, ठीक है। उसके बाद आपका गो, फिर टू स्कूल, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया, पहले सहायक क्रिया के बाद यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत आप नॉट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये भी आपका देखिए प्लूरल सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे दे, हिंदी में इसको लिखते हैं हम वे और इंग्लिश में लिखते हैं इसको दे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब डू और डज, यानी कि यहाँ पे हम डू का प्रयोग करेंगे क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो ये हो जाएगा हमारा डू। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे हम नॉट, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे गो टू मार्केट, ठीक है, तो ये हो जाएगा मार्केट, ठीक है। ये आपको कैपिटल लेटर रहेगा, ठीक है, तो इसको कैपिटल कर लेना आप लोग, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसको ट्रांसलेट करना था। तो आई होप ये आपको समझ में आए होंगे। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है बच्चे, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आपको इस वीडियो से कितना कुछ सीखने के लिए मिला ये भी जरूर बताइएगा। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बोला था कि वीडियो के एंड में कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स और आपको ट्रिक्स बताई जाएंगी, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए, आपका ये जो लॉजिक है ना, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म का, ये सब जो लॉजिक है ये मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगी, ठीक है। तो देखिए, गो, वेंट और गॉन, ये फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म जो होता है वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज होता है। ये जो होता है ना आपका सेकंड फॉर्म, ये आपको पास्ट में यूज किया जाता है, ठीक है, तो ये पास्ट में यूज होता है। और ये जो थर्ड फॉर्म होता है, ये थर्ड फॉर्म आपका प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, तीनों में यूज होता है, ठीक है। तो बहुत ही आसान ट्रिक है, तो आपको इसे जरूर याद करना है, ठीक है। अभी और भी बहुत सारी ट्रिक्स हैं, ठीक है, तो वो सब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबी हो चुकी है, तो इस वीडियो में हम ज्यादा को डिस्कस नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो जो भी है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो आई होप आपने इतना समझ लिया होगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जरूर से, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ये वीडियो आपको समझ में आई हो तो जरूर वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।